हेलो एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए और सभी को नमस्कार। अभी आपने पीछे एक क्लिप चल रही थी, आपने उसे देखा। ये हमारे प्रीवियस वर्क का एक इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग प्रोसेस है फायर अलार्म सिस्टम का। मैंने नोटिस किया कि हमारे काफ़ी जो व्यूअर्स हैं वो बीम डिटेक्टर और फायर अलार्म से रिलेटेड वीडियोस को वॉच करते हैं। एंड आई एम सॉरी कि वो एक छोटा सा क्लिप है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हमसे कुछ लोगों ने पूछा भी रिगार्डिंग ट्रेनिंग, बट हाँ मैं देता हूँ, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं। ओके। सो मैंने सोचा कि एक छोटा सा जो टाइम मिला है मुझे, इस टाइम में अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ। और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके ट्रेनिंग पर्पस के लिए। आप इसको समझ के फायर अलार्म सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी मुश्किलों को आसानी से पार पा सकते हैं। ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मैंने कुछ चीज़ों को कवर किया है कि ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम क्या है। ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम लाइक AFAS का यूज़ क्या है, कितने तरीके के टाइप्स ऑफ फायर अलार्म सिस्टम, सॉरी, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, किस तरीके के डिवाइसेस इसमें होते हैं, कौन से EI लगे होते हैं, सर्टिफिकेशंस कौन कौन से अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन होते हैं डिवाइसेस के, पैनल्स का क्या क्या पैनल होते हैं, पैनल का टाइप क्या होता है, लूप कार्ड क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, वायरिंग किस तरीके से किया जाता है, 2 वायर 4 वायर, किस हिसाब से आप काम करते हैं, क्लास A की वायरिंग करते हैं। बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आपको क्लास A की वायरिंग करनी पड़ती है, सो दैट कि उसमें जो भी आप एड्रेस को असाइन करें वो हार्डवेयर से रिलेटेड ना हो कि वो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो। इसलिए गवर्नमेंट एंटिटीज जैसे CPWD हो गया, MES हो गया, और और भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप क्लास A की वायरिंग करें। और इसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, पैनल का कमीशनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं, और आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थोड़ा सा लंबा होगा तो आप प्लीज़ अपना पेशेंस बना के इसको देखिए। आपके ही फायदे के लिए, मेरे किसी काम का तो है नहीं क्योंकि अब मैं ये काम करता नहीं। और पहले भी नहीं करता था। मैं एज अ प्रोजेक्ट हेड, वो ये टेंडर मेरा ही था खुद का। सो बट हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें खुद से पता है ताकि मैं अपने इंजीनियर्स से काम करवा सकूँ। ओके। सो इसमें जो भी टेस्टिंग का प्रोसेस हुआ है वो मेरे खुद के सुपरविज़न में हुआ है, इधर टेस्टिंग हो, वायरिंग हो, कमीशनिंग हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फायर अलार्म सिस्टम क्या है। ठीक है। फायर अलार्म सिस्टम बेसिकली एक सिक्योरिटी डिवाइस होता है। ओके, इट इज़ अ सिक्योरिटी डिवाइस। बहुत सारी बिल्डिंगें बनती हैं, लाखों लाखों तो छोड़ो, आप करोड़ों रुपए बिल्डिंग्स में लगते हैं। फिर उसमें यूटिलिटी के हिसाब से बिल्डिंग के अलग अलग सेक्टर्स बने होते हैं जहाँ पे बहुत महंगी महंगी चीज़ें भी हो सकती है। और सबसे महंगी चीज़ तो लाइफ है ना। तो लोगों को सही तरीके से रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए फायर अलार्म सिस्टम का यूज़ किया जाता है। फायर अलार्म सिस्टम, इसका नाम सिर्फ फायर अलार्म सिस्टम है, बहुत वैसे भी अ, दुर्घटनाएं बहुत तरीके की होती हैं। ठीक है। जैसे अ, आग लगना एक कॉमन बात है, बट कुछ चीज़ें हैं जो अचानक से हो जाती हैं। ठीक है। जैसे किसी हैजार्डस गैस का लीक हो जाना। ठीक है। LPG का लीक हो जाना, मीथेन गैस का लीक हो जाना, अदर गैसेस सल्फाइड वगैरह जो भी हैं आसपास, अगर मान लो कोई फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन के लिए कुछ उस तरीके का गैस स्टोर किया जा रहा है, वो भी लीक कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों से मतलब सिक्योरिटी पाने के लिए हम अलार्म सिस्टम का यूज़ करते हैं। और टॉपिक फायर अलार्म सिस्टम इसलिए कहा जाता है
बेसिकली क्योंकि ये बहुत सारी जितनी भी डिवाइसेस है लगभग सब में एक चीज़ होती है, ऑप्टिमाइज्ड होती है, जो फायर सेफ्टी को भी प्रमोट करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फायर अलार्म सिस्टम, और इसके यूजेस भी मैंने आपको बता दिए इन शॉर्ट में। ठीक है, टाइप ऑफ फायर अलार्म सिस्टम क्या होते हैं? देखिए, टाइप ऑफ फायर अलार्म सिस्टम तो हमारे बहुत तरीके से होते हैं। ठीक है, जैसे एक तो अप्रूवल्स के हिसाब से होता है। ठीक है, अगर आप फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता चलता होगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे मैं कुछ कंपनी का नाम लेना चाहूँगा, कि अगर आप सीमेंस में जाते हैं, हॉनीवेल में जाते हैं, आप सिस्टम सेंसर में जाते हैं, आप हॉचिकी में जाते हैं, आप अग्नि का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सीज फायर का यूज़ करते हैं। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो अलग अलग तरीके से, या फिर बॉश हो गया। ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से बनाती हैं, अलग अलग हिसाब से बनाती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का रेंज जो होता है, कॉस्ट वाइज, प्रॉपर्टी वाइज अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो सस्ते में, मतलब कम से कम कॉस्ट में, नॉट सस्ते में, कम से कम कॉस्ट में अपने बिल्डिंग को सिक्योर करना चाहते हैं, उनके लिए अग्नि है। अग्नि इसलिए नहीं है कि वो सस्ती चीज बनाती है, अग्नि इसलिए है क्योंकि उसका जो अप्रूवल है वो वीडीएस है। ठीक है, वीडीएस अप्रूव्ड होता है, जिसके कारण उसकी कॉस्टिंग थोड़ी कम आती है। ठीक है, फिर यूएल एफएम जो होती है, इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आती है, और ये हॉनीवेल, बेसिकली हॉनीवेल और सीमेंस बनाते हैं यूएल एफएम वाले। ठीक है, और बॉश जो है वो वीडीएस भी बनाती है, यूएलसी भी बनाती है, और यूएल एफएम भी बनाती है। तो इसलिए उसके भी प्रोडक्ट की रेंज जो है थ्रू आउट कम से ज़्यादा रेंज में रहते हैं। ठीक है, फिर सर्टिफिकेशन के हिसाब से है EN 54, EN इन द सेंस ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से ये कोड है। और भी कोड्स होते हैं, ठीक है, जिसको मैं नहीं बता रहा। तो बेसिकली यूज होते हैं EN 54। ठीक है, जिसमें वोल्टेज जो होता है, करंट जो होता है, वो सारी चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं। आर्टिकल 117A, 124B, इस हिसाब से बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। सेफ्टी के मेजरमेंट्स होते हैं, सेफ्टी के पैरामीटर्स होते हैं, उसको फॉलो करके EN 54 का एक गाइडलाइन बनाया गया है, उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन होता है। फिर ऑपरेशन के हिसाब से, जैसे ऑपरेशन कह लो आप, आप मैनुअली ऑपरेट करते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से आपका डिटेक्ट होता है। ठीक है, या फिर सेमी ऑटोमेटिक तरीके से होता है। अभी मोस्टली सब ऑटोमेटिक ही है। ठीक है, ऑटोमेटिक इन द सेंस, इसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा, एड्रेसेबल और नॉन एड्रेसेबल। ये मैनुअल जो है आप इसको कह सकते हो नॉन। ठीक है, और इसको आप कह सकते हो एड्रेसेबल। ठीक है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि आपका सिस्टम जो है वो एड्रेसेबल है या नॉन एड्रेसेबल है। ठीक है, और सेमी एड्रेसेबल जैसा कोई चीज़ नहीं होता। और जो ये हमारी वायरिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, वायरिंग हमारे दो होते हैं, एक तो वायर्ड होते हैं और वायरलेस होते हैं। और ये वायर्ड भी हमारे दो होते हैं, 2 SLC जो होते हैं, सिंपल लाइन सर्किट डायग्राम। ठीक है, 2 वे 4 वे होता है। वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से होता है। कहीं कहीं हम अ, अ, अलग तरीके से सर्किट डायग्राम, इन द सेंस कि आपका जो डिवाइस है वो यूएल लिस्टेड है, एफएम लिस्टेड है, वीडीएस से है। तो इनकी इनके हिसाब से कभी कभी ये वैरी करता है, आपका पैनल कौन सा है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे डिमांड किस तरीके का किया गया है ना। कभी कभी होता ये है कि लोग चाहते हैं, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो इंस्टॉलेशन करते हैं उनको ये पता नहीं होता, और वो वायरिंग के थ्रू जोन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और जो वायरिंग के थ्रू जोन डिवाइड होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे इंडिकेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमारा कोई भी जोन का कुछ भी फॉल्ट आता है तो फिर वो जोन हमें रीसेट करना पड़ता है।
रीवायरिंग के थ्रू, क्योंकि जस्ट इन केस अगर हमारा वायर भी बर्न आउट हो जाए तो। बट अगर हम इसको एड्रेस करते हैं वायर वाया पैनल, ठीक है, अगर हम लिस्ट ए की वायरिंग करते हैं जिसमें हमारा वायर से कोई लेना देना नहीं है एड्रेस का, ठीक है, वो सारा का सारा डिफाइन होता है मेरा लूप पैनल से, कंट्रोल पैनल से, तो फिर अलग बात होगी। तो फिर हमारा सारा जो सिस्टम है वो कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पे रीस्टोर किया जा सकता है, डेटा बैकअप लिया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसका यूज होता है। बहुत सारे डिवाइस है, फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर है, मल्टी डिटेक्टर है। मल्टी डिटेक्टर में आपका स्मोक डिटेक्टर आता है। मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर्स जो होते हैं ये बेसिकली कॉमर्शियल प्लेसेस में ज़्यादातर यूज होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कॉमर्शियल प्लेसेस में ना हीट भी है, गैसेस भी हैं, फोटोवोल्टिक भी है, ठीक है, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक भी है। तो एक ये एक सिंगल डिवाइस जो है वो काफ़ी सारे चीज़ों को एक साथ डिटेक्ट करने की काबिलियत रखता है, ठीक है। और इसका ये आईएस कोड है, ठीक है, ये आईएस कोड है EN54 के हिसाब से, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा अगर आप रखना चाहें तो। जो हमारे मल्टी डिटेक्टर्स या फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स या हीट डिटेक्टर्स या फिक्स्ड हीट डिटेक्टर्स या हाई फिक्स्ड हीट डिटेक्टर्स या बीम डिटेक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सेल्फ एक्लेमाइज्ड होती है। सेल्फ अक्लेम्ड क्या होता है? सेल्फ अक्लेम्ड ये होता है कि अगर हमारा पैनल हमें सपोर्ट ना भी करे या हमारा पैनल से कोई रिश्ता नाता हो या ना हो, ये डिवाइस अपने आप में सफिशिएंट है कि ये खुद को रीस्टोर कर लेते हैं, खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो आपने मल्टी क्राइटेरिया डिवाइस लगाया, वहां पे झाड़ू हो रही है, डस्टिंग हो रही है, वो जाके फंस गया, अगर आपका डिवाइस सेल्फ अक्लेमाइज नहीं होगा तो वो टी 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 करता रहेगा, आपको फिर फॉल्ट ही निकालने में आपको परेशानी हो जाएगी, क्या हुआ, ठीक है। तो इसी कारण से डिवाइसेस को सेल्फ अक्लेमाइज्ड बनाया जाता है। और माइक्रो कंट्रोलर या तो इनबिल्ट होते हैं या बाहर से लगाया जाता है मॉड्यूल। अगर बाहर से लगाना होता है तो हम मॉड्यूल लगाते हैं, ठीक है। आ, ये देखिए, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड डिसीजन एल्गोरिदम एंड लूप आइसोलेटर। ये लूप आइसोलेटर लूप बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये डिसीजन एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें जो है, डिसीजन एल्गोरिदम, मेमोरी एंड लूप आइसोलेटर, ये ये तीनों प्रॉपर्टी जो है ना आपके सेल्फ अक्लेम्ड को इन्हांस करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि सेल्फ अक्लेम्ड is the property of a device, which means it can even without help of control panel, the detector shall be able to make its own decision, adopt the different environmental conditions, and diagnose itself. They shall have automatic uh, function, self-test, CPU failure mode, alarm and operating data memory and integrated loop isolators. So जैसा कि मैंने आपको कहा, ये जो है ना डिसीजन एल्गोरिदम और लूप आइसोलेटर, वो सेल्फ अक्लेम्ड के कंडीशंस में आते हैं, ठीक है, मतलब उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं। अब इतने देर से मैं आपको डिवाइसेस के बारे में बता रहा हूँ कि हीट डिटेक्टर क्या होता है, मल्टी क्राइटेरिया क्या होता है। चलिए, अगर आप इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है, जैसे ये डिवाइस आप देख सकते हैं, ये नोटिफायर मेक है, फोटो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, ठीक है। ये एफएम, आप जैसे कि मैंने बताया कि ये एफएम लिस्टेड है, आप देख सकते हैं, यूएल एफएम का मैंने बताया था, तो ये एफएम लिस्टेड है, ठीक है। और ये फायर अलार्म इक्विपमेंट है। और आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हैं। इसका जो डिटेक्शन प्रिंसिपल है वो 135 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। ये इसका मेन डिवाइस। अब मैं आपको ये एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा इसके साथ साथ कि हम डिवाइस को का नंबरिंग कैसे देते हैं वाया हार्डवेयर।
ठीक है। हम हमारे पास मान लो ये हीट डिटेक्टर है, या स्मोक डिटेक्टर है, या मल्टी क्राइटेरिया है, या बीम डिटेक्टर है। तो क्या होता है, हर एक डिवाइस के पीछे ये बना होता है, आप देख सकते हैं ये हमारा डिवाइस है, नोटिफायर का एफएम लिस्टेड है। ठीक है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे वंस लिखा हुआ है। वंस, ONES, वंस मतलब सिंगल। ये 0 से लेके 9 तक का वैल्यू काउंट करता है। और ये टेंस है। ठीक है, मतलब ये 10 से लेके, 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और 150। ये 150 हो गया, और ये 9 हो गया। तो ये टोटल जो है 159 तक नंबरिंग देता है। ठीक है, ये डिवाइस दे सकता है। जैसे अगर आपको मान लो कि आपको इस डिवाइस को सेट करना है 1 पे, तो आप यहाँ पे ये नॉब देख सकते हैं, एक छोटा सा नॉब। आप इसमें, इस वाले ग्रुप में आप कोई सा भी पेचकस या टेस्टर लगा के इसको घुमा देंगे, इस पोजीशन पे लाएंगे 1 पे, तो इस डिवाइस का लोकेशन 1 सेट हो जाएगा। अगर आप इसको 2 पे लाएंगे तो ये 2 सेट हो जाएगा। ऐसे ही करके आप 1 से लेके 10 तक सेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि आपको 11 करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको 1 पे लाएंगे। तो 1 पे लाने पे ये 10 वाला जो है, आप 10 को 1 पे लाएंगे, तो ये आपका 10 हो जाएगा, और इस जीरो को यहाँ पे 1 पे ले आएंगे। तो 10 + 1 = 11। तो ये डिवाइस आपका 11 पे सेट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको इस डिवाइस को 19 पे सेट करना है, तो ये 10 पे मान लो ये सेट है, फिर आप इस वाले को, इस एरो के को आप 9 नंबर पे लेके आ जाइए, तो ये 19 पे सेट हो जाएगा। उसी तरीके से आप 24 करना चाहते हैं, तो इसको 2 पे ले आइए, और इस वाले को, 1 वाले को 4 पे, तो ये 24 पे आपका सेट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट डिटेक्टर क्या होता है। हीट डिटेक्टर हमारा हीट को सेंस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और ज़्यादातर ये इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, किचन में करते हैं, और कहाँ करते हैं, पंप रूम में, पैनल रूम में, और कहीं कहीं फायर एग्जिट में भी करते हैं, जहाँ पे स्मोक को डिटेक्ट न करके हीट को डिटेक्ट करता हो। ठीक है, ये आया हमारा बीम डिटेक्टर। देखिए, ये हमारा बीम डिटेक्टर है। ठीक है, सिस्टम सेंसर का है, हनीवेल मेक मेक का है। ये बीम डिटेक्टर हमारा यूज होता है हाई रेंज के फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे हमारा डिटेक्शन का हाइट और दो वॉल के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो। ये जहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया था, वहाँ पे जो हमारा जो रिसीवर और रिफ्लेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस था, वो लगभग 35-40 मीटर था। वहाँ पे हमने इसका यूज़ किया था। ठीक है, जिसका वीडियो आपने शुरू में देखा। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये दो पार्ट से बना होता है, इसमें दो अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है। पहला तो पार्ट ये होता है, ये होता है रिसीवर। ठीक है। ये रिसीवर में आप देख सकते हैं, ये दो रिसीवर्स हैं। ठीक है। ठीक। और ये देख सकते हैं आप, आपका यहाँ पे रिफ्लेक्टर। ठीक है। ये नंबर है यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये आपका पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टर है। आप जितने पार्ट से आप रिफ्लेक्शन चाहते हैं, वो उतने पे आप इसको सेट करके छोड़ देंगे, बाकी को आप ब्लाइंड कर दें। ठीक है। तो जब हमारा ये इंस्टॉलेशन होता है, तो इससे कंटिन्यूअस बीम थ्रू होता है इस पे, इस वाले पार्ट पे। ये कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूअस रहता है ये दोनों। अब जब इन दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टरबेंसेस आता है, तो ये बीम जो है वो डिस्टर्ब होता है, और वो डिस्टर्ब होने के 5 से 6 सेकेंड के अंदर ये फिर अलार्म को नोटिस देता है। अलार्म और वाया पैनल नोटिस जाता है, और पैनल फिर नोटिस को रिपीट करता है कि देयर इज सम फॉल्ट, और फिर ये बीपिंग चालू कर देता है। ठीक, सर्किट ब्रेक का। तो ये आपका बीम डिटेक्टर है। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको
इसकी कमीशनिंग होती है, इसका वायरिंग कैसे होता है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें स्पेशली मैं बीम डिटेक्टर के बारे में आप लोग को एक अलग इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है। रिस्पॉन्स इंडिकेटर क्या होता है? रिस्पॉन्स इंडिकेटर ये छोटा सा डिवाइस होता है। इसका यूज़ होता क्या है कि जब हम बिल्डिंग, अभी जो जो भी बिल्डिंग में एसी वगैरह लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे फॉल सीलिंग या कुछ ऐसा कुछ पीओपी वर्क या कुछ तो लगा होता है जो मेन रूफ सरफेस के बीच में एक गैप को बनाता है। ओके। तो मेन जो छत की जो सीलिंग है, उसमें अगर हमारा कोई डिटेक्टर लगा हो, तो फॉल सीलिंग होने के कारण क्या होता है, वो ब्लाइंड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जहाँ पे हमारा डिटेक्टर लगा होता है उसके जस्ट नीचे इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। और ये उस ओरिजिनल डिवाइस का जो हमारा मल्टी कलर होता है, ग्रीन एंड रेड, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। इसलिए इसका नाम रिस्पांस इंडिकेटर है। ठीक है। लूप पैनल, कंट्रोल पैनल, ये हमारा सबसे मेन चीज है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। लूप पैनल में हमारे मिनिमम दो लूप लगे होते हैं। दो लूप लूप जो होते हैं, लूप कार्ड होते हैं, जो कि एलईएम और एलसीएम होते हैं। ठीक है। लूप पैनल में आपको कीबोर्ड मिलेगा। ठीक है। मैं यहाँ से, अच्छा मैं आपको इससे दिखाऊं। ये हमारा पैनल था जो हमने इंस्टॉल किया है। ये उसके अंदर का है, जो ये टेस्टिंग के टाइम का है। ये जो हमारा है, ये पावर सप्लाई यूनिट है। ठीक है। इस पावर सप्लाई यूनिट में आपको जो नीचे की तरफ होगा, आपको एक आउट होगा, लूप आउट, और एक होगा लूप इन। ठीक है। या तो इस साइड में होगा या किसी पैनल में इस साइड में होते हैं। ठीक है। तो इसी लूप इन और लूप आउट से जो होता है, हमारा लूप इन और लूप आउट से हमारा पावर सप्लाई थ्रू आउट द डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। आ, ये हमारा डिस्प्ले है और सीपीयू है इसका। इसके अंदर जो है, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ लूप कार्ड कैसे अरेंज्ड होते हैं। शायद इसमें नहीं है। तो इसकी इस पार्ट के यहाँ पे जस्ट ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड है, यहाँ पे हमारा लूप कार्ड होता है। और लूप हमारा ऑल्टरनेट में होता है। जैसे ये एलईएम है और एलसीएम है। पहले हमारा एलईएम लगेगा, उसके बाद हमारा एलसीएम लगेगा, फिर एलसीएम के ऊपर हमारा एलईएम असेंबल होगा, और फिर एलईएम के ऊपर हमारा एलसीएम असेंबल होगा। तो हम क्या करते हैं, कभी भी एलईएम और एलईएम को एक साथ, और एलसीएम और एलसीएम को कभी भी एक साथ हम असेंबल नहीं करते हैं या कनेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 40-50 हज़ार रुपए से हाथ धो लेंगे। पैसे मिलता 10-12 हज़ार में भी है, लेकिन जाएगा तो आपका दोनों ना। ठीक है। तो और मेहनत अलग से। तो इसलिए इनको हम जब भी इंस्टॉल करते हैं या कमीशन करते हैं तो ऑल्टरनेट करते हैं। ठीक है। अ, ये हमारा इंस्टॉलेशन है, टेस्टिंग प्रोसेस है। टेस्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे जो भी डिवाइसेस हैं उसको वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और जैसे हमारा डिवाइस वन आफ्टर वन जा रहा है तो उसको हम कंटिन्यू करते रहते हैं। और जब हमारा जो लास्ट डिवाइस होता है, उस लास्ट डिवाइस से हम पावर को रिटर्न पैनल में लाते हैं। ठीक है। और उस हिसाब से हमारा वो लूप तैयार हो जाता है। फिर हम फायर अलार्म सिस्टम में जो हमारा पैनल होता है, इससे हम डिवाइस को डिटेक्ट करते हैं, ऑटो रन पे रखते हैं। जो हमारा डिवाइस होता है वो इसमें दिखा देता है कौन कौन सा डिवाइस क्या है, कहाँ है। इसमें सिर्फ डिवाइसेस बताते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो भी डिवाइसेस हमारे हैं, उस डिवाइसेस को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक इन्वेंटरी बनाता हूँ, जिसमें मैं सब, मान लो 10 रूम है, 10 रूम के अलग अलग मैंने नाम लिख दिए। और उस रूम में कौन कौन से डिवाइस है वहाँ पे मैंने अपना मार्किंग कर लिया कि फला रूम में मैंने 1 नंबर, 2 नंबर ऐसे करके हमने डिवाइसेस को सेपरेट कर दिया और अरेंज कर दिया। उसी हिसाब से मैं आता हूँ, एक एक्सेल शीट बना के रखता हूँ मैं, और उस एक्सेल शीट को इसमें मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। फिर हमारा जो एड्रेसिंग है वो आ, हो जाती है।
और फिर इस हिसाब से मैं काम कर लेता हूँ। वैसे जो पैनल इंस्टॉल करने आते हैं वो काफ़ी घूमे घुमाएंगे आपको, ताकि उनका होता रहे। खैर कोई बात नहीं है। तो इस हिसाब से हम टेस्टिंग कमीशनिंग कर लेते हैं, फिर जो भी जिस हिसाब से डिवाइस है उस हिसाब से हम टेस्टिंग कर लेते हैं। ये हूटर है। वैसे बेसिकली साउंड और नॉइज़ के पर्पज से इसका यूज़ कम ही होता है आजकल तो, बट फिर भी अराउंड 65 डेसिबल के आसपास का हूटर्स अभी भी लगाए जाते हैं और रिकमेंडेड होते हैं। ठीक है। तो ये हूटर बजते भी है और ये लाइट भी देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। ठीक है। ये एमसीपी है, ब्रेक ग्लास है। इसको इसमें आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये ग्लास टूट जाएगी। ठीक है। और इसका एक की होता है, ठीक है, वो आपका ना इस तरीके से बना होता है, भाले की, आप त्रिशूल की तरह कह सकते हैं। वो की होता है जो इसमें होता है। आप उस की को आप यहाँ नीचे की तरफ अगर आप इंसर्ट कर देंगे और जोर से पुश करेंगे तो ये जो यहाँ से पार्ट है ये आपका अलग हो जाएगा। जैसे ये ग्लास मान लो टूट गया है और आपको चेंज करना है, तो आप उसको निकाल के इससे, आप इस साइज का ग्लास आता है, आप उस ग्लास को इसमें लगा के आप फिर से इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है। ये रिपीटर पैनल है। रिपीटर पैनल क्या होता है और क्यों होता है? बेसिकली क्या होता है, अगर आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और मल्टी स्टोरी नहीं भी है, काफ़ी बड़े एरिया में है, ठीक है, तो पैनल तो कहीं एक ही जगह होगा और मान लो वहाँ पे ऑपरेटर नहीं है। ठीक है। और हर एक फ्लोर, हर एक जोन अलग अलग कंपनीज को अलॉट किए गए हैं या अलग अलग यूजर्स को अलॉट किए गए हैं। तो वो क्या करेंगे? ओके। तो उनको कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए रिपीटर पैनल का यूज होता है। रिपीटर पैनल बेसिकली वही सारी इंफॉर्मेशन देता है जो मेन पैनल देती है। आप इस रिपीटर पैनल का यूज करके सारे इंफॉर्मेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं। इस रिपीटर पैनल का यूज करके आप जैसे मान लो आपका कोई सर्किट ब्रेक हुआ है, कहीं पे कुछ हो रहा है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने हूटर को यहाँ से बंद कर सकते हैं, आप किसी अलार्म को यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है। और आपका जो ओवरऑल डिवाइस है इस जोन में, इस रिपीटर पैनल के थ्रू कितने जोन बने हुए हैं आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो रिपीटर पैनल का इसलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ये वायरिंग डायग्राम है। मैं बताना वायरिंग वगैरह तो मैं इसी में बता सकता हूँ, या फिर मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊँ अलग। एक मिनट रुको आप। अ, ये एक वाइट बोर्ड है। मान लो कि एक ये सर्कल है और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है। ये आपका निगेटिव हो गया, लूप इन। ये आपका हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके ठीक है, आप ये समझ लेना ये प्लस है। ओके। और उसी तरीके से ये आपका लूप आउट हो गया और यहाँ पे आप लूप। ठीक है। ये आप मान लो ये हमारा ये जो भी है हमारा आ, ये हमारा पैनल का पार्ट। ठीक है। एक पैनल का ये पार्ट है और मैं यहाँ से एक और चीज़ लेता हूँ इसको 1। ठीक है।
और एक वन लूँगा इसमें। एक ये थ्री रहेगा मेरा इसमें, और एक ये थ्री रहेगा मेरा। मेरे पास ऑप्शन है। ये रेड है। ये रेड जो है हमारा, सबसे पहले हमारा पॉजिटिव लूप इन में होगा। ठीक है। फिर हमारा एक ब्लैक होगा, वो नंबर थ्री से, नंबर थ्री से आएगा मेरा निगेटिव लूप इन में। ठीक है। और इसी डिवाइस को हमें, क्योंकि मान लो हमारे पास एक और डिवाइस आ रहा है, ठीक है, आगे ऐड हो रहा है एक और डिवाइस, ठीक है, और वैसे ही वन टू थ्री फोर है, तो आप इसी को आप कंटिन्यू जोड़ते जाएंगे। ठीक है। मान लो कि यही डिवाइस मेरा आखिरी डिवाइस है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा जो पावर सप्लाई है, ठीक है, ये मेरा पावर सप्लाई का है, लूप इन लूप आउट जो है, दिस इज फॉर पावर। ओके। ठीक है, पैनल से जो है पावर सप्लाई यहाँ से कर। अब मान लो ये हमारा लूप पॉजिटिव जो जाएगा वो रेड से रहेगा, टर्मिनल वन में लगेगा। निगेटिव जो होगा वो टर्मिनल थ्री में लगेगा। ठीक है, ब्लैक के साथ। और अगर हमें इसी को रिपीट करना है, मतलब मान लो ये हमारा एंड हो रहा है, ठीक है, तो हम इसी थ्री को क्या करेंगे, आ, ये थ्री जो है हमारा निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। और ये जो मेरा रेड है, ये रेड की वायर जो, ये हमारा इसमें जाएगा। ये हमारा सर्किट कंप्लीट है। बस यही सिंपल सी वायरिंग है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। मैं इसको शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ। ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं अर्थिंग का। अर्थिंग प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी होता है आपके पैनल को। जैसे लाइटनिंग वगैरह आती है या फिर बिल्डिंग में फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है, वैसे हमारे इंडिया में जो पावर सप्लाई होता है 230 टू 240 50 हर्ट्स की होती है। ठीक है। तो 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्लक्चुएट करती है, और चाइना और यूरोप वगैरह में 60 हर्ट्स की होती है जो कि स्टीडी होती है। तो इससे बचने के लिए हमें अर्थिंग का यूज़ करना पड़ता है, और इससे इसीलिए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई के लिए रिकमेंडेड है कि आप ऑनलाइन यूपीएस का यूज़ करें। अगर आप ऑनलाइन यूपीएस का यूज़ करते हैं तो ये आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करके भी रखिएगा, और इसमें एडिशनल जो पावर सप्लाई चाहिए होता है जो बैकअप के लिए, ठीक है, वो भी आपको मिलता रहेगा कि अगर आपका पावर कट होता भी है तो भी 10-15 मिनट कहेगी यूपीएस बनाने वाली कंपनी, 1-1.5 घंटे का, लेकिन वो 10 से 15 मिनट में आपका वो बैठ जाएगा, उससे ज़्यादा लोड ले ही नहीं पाएगा। ठीक है। और जैसे G+3 बिल्डिंग के लिए आपको रिकमेंड करूँगा मैं 3 kVA का यूज़ करने के लिए। ठीक है। अगर आपके पास डिवाइसेस, जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं वो अराउंड 300 के आसपास है, तो आप उतना जा सकते हैं। ठीक है। 18 एच का बैटरी रहेगा आपका, और 24 वोल्ट, 12 to 24 वोल्ट का, इस तरीके का रहेगा। ठीक है। तो मैंने कोशिश की आपको थोड़ा बहुत बताने का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ बताइए। अगर आप और भी डीप जानना चाहेंगे तो मैं, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा। और आप प्लीज़ इसको देखना, दोस्तों में बांटो, सीखो सिखाओ, है ना। और लाइक सब्सक्राइब कर देना, तो ही तो मैं मज़ेदार वीडियोस बनाता रहूँगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।